So once again a very good morning to all of you। आज क्लास 12th का ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट में अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिवाइंड करते हैं एक बार। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट और हर केस में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था, वोल्टेज ली थी और वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। हमने ये देखा था कि किस केस में करंट आगे चलता है, किस केस में वोल्टेज आगे चलती है करंट से, ठीक है। फेज डिफरेंस कितने कितने का होता है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि LCR सर्किट क्या होता है और LCR सर्किट से हमने क्या कैलकुलेट किया था कि जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों को हम क्या कर दें, सीरीज़ में जोड़ दें और उसके बाद उस सर्किट की हम क्या निकालें, उस सर्किट से हम करंट की वैल्यू निकालें तो हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी स्टडी की थी। आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे बट रेजोनेंस के फॉर्म में, ठीक है। यानी हम क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस का क्या मतलब है ये समझेंगे पहले। तो उसके अलावा ये समझना है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल जो हमने बनाया वो किस किस टाइप से बन सकता है, अलग अलग कैसे हो सकता है, ठीक। और कुछ एक ग्राफ्स हम स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो बात हम करेंगे थोड़ी सी आज रेजोनेंस इन LCR सर्किट, क्या मतलब है रेजोनेंस का, ठीक है, इसकी बात करेंगे। वापस हमारे उसी टॉपिक से शुरू करते हैं, LCR सर्किट से शुरू करते हैं, ठीक है। LCR सर्किट हमने क्या पढ़ा था LCR सर्किट में कि एक इंडक्टर है, ठीक है, एक कैपेसिटर था और एक रेसिस्टेंस था, जिन तीनों को हमने सीरीज में ज्वाइन करके एक AC सोर्स के क्रॉस लगाया हुआ था। L, C और R तीनों कंपोनेंट्स को हमने एक सोर्स के अलॉन्ग लगाया हुआ था, एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से लगाया था, ठीक। अब यहाँ पर वोल्टेज किसी इंस्टेंट पर अगर V0 साइन ओमेगा t है और उस इंस्टेंट पर यहाँ पर है, या मैं कहूँ कि Vm साइन ओमेगा t, जिसको हम पीक वोल्टेज बोलते आए हैं, ठीक। तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t प्लस थीटा प्लस 5 आता है, ठीक है। यही वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक। अब हम बात करते हैं, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, तीन चीज़ें थी। हमने जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था उसको देखते हैं एक बार। हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनाया था, तो आपको ध्यान हो तो कल मैंने एक फॉर्म बताया था कि यहाँ पर आप क्या लेंगे, XL, यहाँ आप लेंगे XC रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और यहाँ हम लेते हैं रेसिस्टेंस R, ठीक। और हम कहते हैं कि रेसिस्टेंस R के अलॉन्ग ही होता है हमारा करंट I, ठीक है। इसको मैं स्मॉल I से डिनोट करूँ तो इसके अलॉन्ग ही होता है हमारा करंट I, ठीक। वही बात हम समझा रहे थे कि जब हम किसकी बात करते हैं, ये तो इम्पीडेंस डायग्राम के लिए बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। अब यहाँ पर देखो, ठीक, रेसिस्टेंस की कुछ वैल्यू है, XL आपको गिवन है, XC आपको गिवन है, ठीक। इम्पीडेंस जो हमारे पास आया था वो इम्पीडेंस कितना आया था, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XC माइनस XL और इसका हमने होल स्क्वायर लिखा था, ये लिखा था, ठीक। XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू आपकी टेक्स्ट बुक में के अकॉर्डिंग हमने लिखा था, ठीक। यहाँ पर एक बात समझने की बात है कि LCR सर्किट जो हम ज्वाइन ले रहे हैं वो LCR सर्किट भी कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है या कभी कभी थोड़ा ज़्यादा इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी वहाँ पर डोमिनेट कौन कर रहा है, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है या कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम कह देते हैं कि जो हमारा LCR सर्किट है वो बेसिकली इंडक्टिव टाइप ज़्यादा है या फिर कैपेसिटिव टाइप है, ठीक है। वो कैसे कहेंगे हम, वो हम किससे कहेंगे, वो हम यहाँ से देखेंगे, इस पार्ट से, ठीक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल जो आपने बनाया था वो कुछ ऐसा था, यहाँ पर आपने कहा था दिस इज XC माइनस XL और इसको आपने कहा था R और ये जो रिजल्टेंट था आपका इसको आप कह रहे थे Z, यही कहा था, ठीक।
इस चीज़ को मैं थोड़ा आपके लिए वेक्टर, अगर आपको ध्यान से अच्छे से ध्यान है तो आप इस चीज़ को यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? यहीं से इम्पीडेंस ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों हमेशा एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होंगे। आउट ऑफ फेज होने का मतलब उन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, दीज बोथ विल बी आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। हमेशा ये जब प्योर सर्किट्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक, तो ये जो वेक्टर हमने बना दिया इधर, ये XC को ले रहा है और इधर जो वेक्टर हमने बनाया ये क्या ले रहा है? दिस इज XL। ठीक है, उन दोनों को ले रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट हमें बनाना है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें बनाना है, तो वहाँ पर हमारे पास 3 केस बनेंगे। 3 केस क्या बनेंगे? एक बार सुनेंगे यहाँ से, यही चीज़ मैं यहाँ पर बनाऊंगी। ठीक है, क्या 3 केस बनेंगे? तो पहला केस, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। पहला केस तो हम यही ले लेते हैं, XC ग्रेटर देन, या आपके इसी फॉर्म में चलते हैं, XL ग्रेटर देन XC। ठीक है, XL ग्रेटर देन XC अगर ये केस है तो क्या होगा? सुनो, देखो यहाँ पर XL बड़ा है, XC छोटा है। XL बड़ा है और XC छोटा है, तो रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों वेक्टर्स का वो किधर आएगा? XL के अलॉन्ग। किधर आएगा? XL के अलॉन्ग। ठीक, यानी हमारे पास इस केस में XL माइनस XC किधर आएगा? ये आया आपके पास XL माइनस XC। ठीक, ये आपका यहाँ तक का XL था और इससे ऑपोजिट आपके पास XC था यहाँ तक, तो दोनों का डिफरेंस मान लीजिए छोटा एक वेक्टर आ गया जो कि XL की डायरेक्शन में है। XL की डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि XL बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो आ गया आपके पास XL माइनस XC। ठीक, और यहाँ पर है आपके पास रेसिस्टेंस R, ये रहा आपका रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास आ गया XL माइनस XC, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस R। ठीक, तो अब यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होगा? तो आपको पता है कि ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से ऐसे जाएगा। ठीक, या मैं यूं कहूं कि यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं। ठीक है, ये क्या बना दूं? पैरेललोग्राम बना दूं, जिसकी एक साइड XL माइनस XC वेक्टर को शो कर रही है और दूसरी साइड R वेक्टर को शो कर रही है। तो ये जो इसका डायगोनल होगा, ये डायगोनल किसको शो करेगा? इम्पीडेंस को। दिख रहा है? ये डायगोनल किसको शो करेगा? इम्पीडेंस को। और ये जो एंगल बन गया R और Z के बीच में, ये एंगल है आपका फाई, जो कि फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर ये Z, ठीक है, ये आपका Z है। अब यहाँ पर R है, तो आपको ये पता है कि R की डायरेक्शन में ही हमेशा करंट होता है। हमेशा क्या होता है? करंट R की डायरेक्शन में ही होता है। और XL की डायरेक्शन में हम VL दे देते हैं और XC की डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दे देते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसी को मैं ऐसे बना सकती हूँ कि यहाँ पर तो हो गया मेरा वेक्टर VL माइनस VC, और यहाँ हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर VR। ठीक, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया आपका ये वेक्टर, और ये क्या होगा? वोल्टेज V एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, या मैं यूँ कहूँ कि ये किसके अलॉन्ग होगा? Z के अलॉन्ग। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये है आपका वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये R और ये एंगल हो गया आपका फाई, और VR के अलॉन्ग ही होता है आपका I। ठीक, तो अब इन दोनों की बात करूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर I जो है वो वोल्टेज से फाई फेज पीछे चल रहा है? कह सकते हैं?
What we can say by using this diagram, we can say that current at that particular instant is lagging behind the voltage. voltage से वो पीछे रह रहा है, लैग कर रहा है by angle phi. या इसी को मैं यूँ कह दूँ कि voltage is ahead of current by angle phi. ठीक, और आपको ये पता है कि वोल्टेज आगे चलती किस में है, आगे किस में रहती है, तो आपको दिख रहा है यहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है. तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे चलती है करंट से, यही होता है. दैट मीन्स व्हेन द केस इज दिस, क्या केस है कि इम्पीडेंस रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर is greater than capacitive reactance, then the circuit is inductive in nature. उसमें ज़्यादा पार्ट किसका है, इंडक्टर का ज़्यादा पार्ट है, या यूँ कहें कि थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करेगा. अपने इंडक्टर का जैसा इफेक्ट होता है वैसा इसने शो किया. इसीलिए इसने क्या किया कि इससे करंट से वोल्टेज आगे चल रहा है. और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक्सएल बड़ा है एक्सी से, या मैं यूँ कहूँ कि पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर दैन पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. peak voltage across inductor is greater than peak voltage across capacitor. ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस नहीं है, ये ध्यान रहे. ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस नहीं है, दीज आर द पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस. ठीक है, पीक वैल्यू है वोल्टेजेस की. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर दैन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, देन द सर्किट इज डोमिनेटिंगली इंडक्टिव. ठीक, क्योंकि इंडक्टर में ही वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे रहता है. क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं यहां पर? यस चारवी, yes Charvi, can you hear my voice? क्लियर है बात? क्या समझाया, समझ में आया, नहीं आया? यहाँ पर इस एंगल को हमने फाई कहा था, यहाँ पर वही एंगल हमने थोड़े अलग फॉर्म में, यानी वेक्टर्स जिस तरह से सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लिया है. ठीक है, यानी जब एक्सएल ग्रेटर होगा एक्सी से, तो आपके पास इम्पीडेंस का फॉर्म कैसा आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास Z, और ये किस केस में, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी. समझ में आई बात? ठीक है, सेकेंड केस पढ़ते हैं. ठीक है, सेकेंड केस पढ़े तो सेकेंड केस क्या होगा, तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल. क्या कहें, यहां पर सॉल्व करते हैं. केस 2, व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, एक्सी जो है वो एक्सएल से बड़ा हो, तो क्या होगा अब इस सर्किट में, इस सर्किट में क्या होगा, एक्सी बड़ा है और एक्सएल छोटा है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट एक्सी की डायरेक्शन में नहीं आएगा, और कितना आएगा वो कुछ ऐसा नहीं आएगा. दिस इज एक्सएल, सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल, और यहाँ है आपका रेसिस्टेंस R. ठीक, और दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल. यही है, इसको एक पैरेललोग्राम बनाओ, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या देगा मुझे, दिस विल गिव मी द इम्पीडेंस ऑफ दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन का इम्पीडेंस कौन देगा, यहाँ से मुझे मिलेगा इम्पीडेंस Z, और ये जो एंगल है, अब ये एंगल हो गया फाई, अब ये एंगल क्या हो गया, फाई. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? भाई एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो क्या होगा, एक्सएल में जब आप एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे या इन दोनों में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा, जो बड़ा है उसकी तरफ. अब बड़ा क्या है,
XC बड़ा XC है तो यानी अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, इन दोनों का इधर आ जाएगा। इधर मैंने ये बना दिया XC माइनस XL, ठीक है। ये है आपका रेसिस्टेंस के लिए जो फेज़र आप बनाते हैं या जो वेक्टर आप बना रहे हैं, तो ये फेज़र हो गया रेसिस्टेंस का। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो कैसे आता है, एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। वहाँ पर पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इन दोनों से ये आपने पैरेललोग्राम लॉ से ये आपने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर Z के इक्वल होगा। और Z भी कितना होगा, इम्पीडेंस भी कितना होगा, R² प्लस XC माइनस XL और इसका होल स्क्वायर। अगर आप उल्टा भी कर देते हो, XL माइनस XC भी कर देते हो तो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो रिजल्ट वही रहेगा, ठीक है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास इम्पीडेंस, ठीक है। ये क्या हुआ, इम्पीडेंस। अब यानी कि रिजल्टेंट इन दोनों का आपके पास किधर आया, ये। यानी कि अगर इस डायग्राम में मैं बनाना चाहूँ किसका फिगर कि XC इज ग्रेटर देन XL, तो वो कैसे आएगा, इम्पीडेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन दैट केस द ग्राफ जो वेक्टर या फेजर जो आपका आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ कहीं कुछ ऐसा आएगा जहाँ पर ये एंगल फाई था किसके केस में, व्हेन XL वॉज ग्रेटर देन XC। अब यहाँ पर ये एंगल फाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, दिस इज द केस, दिस इज द इम्पीडेंस। ये भी इम्पीडेंस ही था। ये इम्पीडेंस कब आएगा, जब XC इज ग्रेटर देन XL, व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL, ठीक। XC और XL से बड़ा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि अब आपके पास रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपका करंट यहाँ I, करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक। ये आपको इंस्टेंटेनियस इम्पीडेंस भी दे रहा है और साथ ही साथ इसी डायग्राम को अगर मैं VC और VL के फॉर्म में यूज़ करूं तो ये मुझे क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग मी द वोल्टेज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। ये वोल्टेज मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पर दे रहा है। तो ये जो वैल्यू है V, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको दिख रही है कि ये रिजल्टेंट वोल्टेज जो है ये करंट से लैग कर रही है, पीछे है। और करंट से वोल्टेज किस में पीछे होती है, कैपेसिटर में। किस में पीछे होती है, कैपेसिटर में। दैट मीन्स दिस सर्किट व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL देन द सर्किट इज डोमिनेटिंगली कैपेसिटिव। तो जो सर्किट है वो कैसा होगा, डोमिनेटिंग होगा। उसमें डोमिनेटिंग पार्ट कौन है, अब कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है सर्किट को। क्लियर हुई बात या डाउट है अभी भी किसी को? दैट मीन्स व्हेन दिस इज द केस then the circuit is capacitive। सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव है और इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेजर में जब आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तो ये ऐसा कब आएगा, जब जब XL ग्रेटर होगा XC से, तो आपके पास इस तरह से इम्पीडेंस ट्रायंगल बन के आएगा ये, ठीक। जब आपके पास XC ग्रेटर है XL से तो अब आपके पास इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसा होगा, ये वाले टाइप। समझ में आई बात? क्लियर है? बात वही है, केवल हमने क्या किया है, इस डायग्राम को यहाँ से समझने की कोशिश की ताकि चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाए। समझ में आ गया होगा इतना? ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलें आगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है उसको अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। थर्ड केस क्या है ये इरेज कर दें, यहाँ तक लिख लीजिए। सभी जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर XL क्या है,
एक्सएल जो है यहाँ पर दिस इज ओमेगा एल एंड एक्स सी दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये होता है, ये तो आपको ध्यान ही है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए थर्ड केस। थर्ड केस जो है हमारा वो है हमारा जब XC और XL इक्वल हो जाएं तो क्या होगा। थर्ड केस क्या कहता है कि केस 3 व्हेन कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए तब क्या होगा। तो हमारा डायग्राम कुछ ये है, ये XL, ये XC, यहाँ कहीं है हमारे पास रेजिस्टेंस और इसी डायरेक्शन में हम कह रहे हैं हमारे पास है करंट, ठीक। इसी को मैं दोबारा बना दूँ फॉर अ वोल्टेज, तो आई कैन से दिस इज वोल्टेज अक्रॉस, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दिस इज पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर एंड वी नो दैट करंट अक्रॉस रेसिस्टर इज सेम इन फेज विद द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। ये हमें पता है ना कि वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर इज इन फेज विद द करंट अक्रॉस दैट, ठीक है। ये तो हम प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पढ़ के आए हैं, ठीक है। देखिए तो XL इज इक्वल टू XC, क्या होगा अब जब XL इक्वल टू XC है ना, तो क्या होगा। अब देखो, अब अगर XL XC के बराबर हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इम्पीडेंस जो हमारे पास आता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है XL माइनस XC रखो आप यहाँ पर दोनों का अंतर रखेंगे, ठीक है, जो डिफरेंस है दोनों का, इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव डोमिनेटिंग है या इंडक्टिव डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो उस केस में आप अपने हिसाब से रखेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास। तो अब अगर XL और XC बराबर हो जाए तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0। XL माइनस XC अगर 0 है तो इम्पीडेंस √R² माइनस 0, जिसको मैं कह दूं R, यानी अब सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे सर्किट के रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा सर्किट है वो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, द सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह अब हमारा सर्किट बिहेव करने लग जाएगा। कब, जब XL इक्वल टू XC होता है, और यही कंडीशन जब XL इक्वल टू XC हो, इसी कंडीशन को हम कह देते हैं रेजोनेंस। इसी को क्या नाम देंगे हम, रेजोनेंस। यानी कि XL और XC बराबर हो गए तो ये दोनों हट गए आपस में, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, और इन्होंने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया तो ना तो सर्किट में रिएक्टिव इम्पीडेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस रहा, ना सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहा, केवल क्या रहा, सर्किट का रेसिस्टेंस। और सर्किट का रेसिस्टेंस यानी यही हमारे पास फेजर डायग्राम आएगा, यानी सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो ये वोल्टेजेस भी खत्म हो जाएंगे और वोल्टेज भी किसके अलॉन्ग आ जाएगी, अलॉन्ग रेसिस्टर, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होता है और ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, Z इम्पीडेंस की वैल्यू XL माइनस XC जब होंगे 0 तो Z की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो आपको ध्यान रखना है ये, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z। कैसे कि भाई इसमें कुछ ऐड हो रहा था, कुछ ऐड होके और फिर उसका स्क्वायर रूट आप ले रहे थे। अब केवल ये कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, जो ऐड होना था वो नहीं हो रहा है, सीधे सीधे R का आप क्या ले रहे हैं,
रेसिस्टेंस का आप अंडर रूट ले रहे हैं स्क्वायर करके, तो ये वैल्यू आर इम्पीडेंस जो आपके पास मिल रहा है, अब ये इम्पीडेंस मिनिमम है कब? रिजोनेंस पर। कब? रेजोनेंस पर, यानी सर्किट LCR सर्किट का रेसिस्टेंस मिनिमम या इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है? तो मिनिमम होता है रेजोनेंस पे, और कितना होता है? तो वो इक्वल होता है आपकी रेसिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल। क्लियर है बात बच्चों? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन आएगा यहां से ऐसे ही। ठीक है, यहां से सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एक LCR सर्किट में इम्पीडेंस कब मिनिमम होता है और कितना होता है। ठीक है, अब Z मिनिमम। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि करंट के साथ क्या होगा? करंट कितना होता है? तो हमने करंट निकाला था VM बाय Z। क्या कहा था हमने? करंट वॉज इक्वल टू VM बाय Z, या मैं यूं कहूं कि मैक्सिमम करंट वॉज इक्वल टू VM बाय Z। ठीक है, और VM बाय Z था, तो अब यहां पर Z की वैल्यू क्या है? रेजोनेंस पर हम क्या कहें? एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस Z इज मिनिमम। Z क्या है? मिनिमम। Z मिनिमम है तो IM इज मैक्सिमम। यानी कि ये मतलब क्या समझ आ रहा है? ये हमें बता रहा है कि रेजोनेंस पर सर्किट का इम्पीडेंस तो हो गया मिनिमम, जो कि बराबर है R के। ठीक, क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम हो गया इसलिए सर्किट में करंट हो गया मैक्सिमम, पीक, हाई। ठीक, और करंट मैक्सिमम हो गया किस वजह से? कितना होगा? तो मैक्सिमम करंट होगा आपके पास VM बाय R, बिकॉज रेसिस्टेंस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है? R। समझ में आई बात? दिस इज मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस। मैक्सिमम करंट कब जाएगा सर्किट के थ्रू? तो मैक्सिमम करंट जाएगा रेजोनेंस पर, और कितना जाएगा? तो कितना जाएगा? पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द LCR सर्किट। यानी अगर रेजोनेंस में है तो आपको L और C से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चलें आगे। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चारवी, इशिका, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, चलें आगे। चलिए, तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया, यानी रेजोनेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें सर्किट के अक्रॉस रेसिस्टेंस हो जाए मिनिमम और उसके अक्रॉस करंट एकदम से हाई हो जाए। ठीक है, करंट क्या हो जाए? एकदम से बढ़ जाए और रेसिस्टेंस सर्किट का एकदम से लो हो जाए। और ये कंडीशन कब मिलेगी? जब XC और XL एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को हटा देंगे, केवल रेजिस्टेंस रह जाएगा सर्किट का। क्लियर है? ठीक है, अब वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिस पर आपको रेजोनेंस मिलेगा? ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिस पर आपको रेजोनेंस मिलेगा, वो फाइंड आउट करते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसके। ठीक है, देखो बच्चों, जो रेजोनेंस है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे झूला है ना। यू हैव अ स्विंग एंड, और स्विंग को आप कंटिन्यूसली आप क्या करते हो? स्विंग को पीछे खींचते हो, एक हाई एम्पलीट्यूड पे ले जाते हो और फिर छोड़ देते हो। तो वो क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब कि मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितनी बार अब आप ये काम रेगुलर इंटरवल्स पे करो कि हर
एक बार जब झूला इधर आ रहा है तो उसको फिर खींच के और भेजते हो, फिर खींच के भेजते हो, तो हर बार क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आपका झूला जो है वो और ज़्यादा दूरी पर जाता है आपके मीन पोजीशन से। ये अगर आपकी मीन पोजीशन है तो यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा वो इंक्रीज होगा, यानी एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। और यानी यूँ कह सकती हूँ कि वहाँ पर आपके झूले के जो मोशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एकदम से फास्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर XC XL के बराबर हो रहा है और एकदम से करंट बढ़ रहा है, और एकदम से करंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा करंट, क्योंकि सर्किट का रेसिस्टेंस मिनिमम हो गया, और हमारे सर्किट का जब भी रेसिस्टेंस कम होगा वहाँ से तो करंट ज़्यादा जाएगा ही, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। चलें आगे, अब यहाँ पर निकालते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब एक बात होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी से कोई सर्किट हमारा ऑसिलेट कर रहा है, जैसे आपके झूले को आपने धक्का दे दिया एक बार, वो जिस फ्रीक्वेंसी से चल रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आप उसको बीच में अपनी तरफ से उसमें धक्का दे रहे हैं या उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो वो आपने उसको ड्राइव कर दिया, एक तरह से उसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो वहाँ पर ड्रिवन फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और आपकी फ्रीक्वेंसी जब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी आप जितनी बार झूले को धक्का दे रहे हो वो उतनी ही बार है जितनी बार वो एक राउंड करके आ रहा है, ठीक है। तो आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाती है तो आपका झूला और तेज घूमता है, ठीक है। अगर आप उल्टा करें यानी कि अगर आपका झूला आगे की तरफ जा रहा है ना, और आप बीच में रुक के उसको पीछे की तरफ धकेलें तो क्या होगा, झूला रुक जाएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में झूला जा रहा है आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं और फिर उसको छोड़ दें तो क्या होगा कि अब वो झूले की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो रही हैं, और इसलिए आपके झूले का एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, देखो XL इक्वल टू XC कह रहे हैं हम रेजोनेंस पर। XL क्या होता है, ओमेगा L, ठीक। अब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं इसलिए ओमेगा को हम क्या कह देंगे, ओमेगा नॉट, क्या कहेंगे, ओमेगा नॉट, ठीक है। इज इक्वल टू XC क्या होता है, 1/ω0C, ये होता है, ठीक। अब हमें इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकालना है कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से इस ओमेगा नॉट को यहाँ ले आऊँ तो मैं लिख दूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, कह सकते हैं, ठीक। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1/√LC, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा 0 क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा 0 की वैल्यू 1/√LC के बराबर जब होगी तब आपको ये कंडीशन मिलेगी, ठीक। या मैं यूं कहूँ कि ओमेगा 0 क्या होगा, ओमेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी 2πf। ओमेगा 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2πf0, जहाँ पर f0 है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, ध्यान रहे। तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2πf0, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगी आपकी 1/√LC। इसका मतलब f0, और आई कैन से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 1/2π√L इंटू C। अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि जिस फ्रीक्वेंसी को, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, L और C पर। हमारे इंडक्टर के इंडक्टेंस पर डिपेंड कर रही है और हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और उन्हीं दोनों पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, इनको चेंज करके। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम हमारी चेंज कर सकते हैं यूज बाय चेंजिंग दीज टू वैल्यूज, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये हो गई आपकी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम करंट के बराबर होगा और वो होगा Vm/R। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर XC XL 0, मैक्सिमम करंट कितना, Vm/R, ठीक है। और इससे ज़्यादा करंट सर्किट में नहीं हो सकता है, और सबसे ज़्यादा करंट कब होता है, जब सर्किट
में क्या हो, रेजोनेंस हो। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो कि जो हमारा रेडियो होता है ना, आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं, रेडियो ऑन करें तो रेडियो ऑन करता है तो वो ट्यूनिंग करता है। क्या करता है वो, ट्यून, द रेडियो ट्यून्स इटसेल्फ, और स्टेशन की ट्यूनिंग करता है। अब इसका मतलब क्या है, ट्यूनिंग करना। ठीक है, तो ट्यूनिंग से क्या मतलब है, यहाँ पर ट्यूनिंग का मतलब बेसिकली वो अपनी फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। जो रेडियो आपने जैसे कोई भी रेडियो ऑन किया फॉर एग्जांपल, है ना, आपने मोबाइल में ही ऑन किया, तो आपके मोबाइल में से कुछ वेव्स निकल रही हैं। उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी, जब बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, उन सभी रेडियो स्टेशंस की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो सेंड करते हैं। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर वो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से हमारा जो फ़ोन है या हमारा जो रेडियो है, वो रेडियो जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ या जिस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप के, उसकी फ्रीक्वेंसी जिस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ लगभग मैच होगी, हमारा जो सेट है, जो हमारा मोबाइल है, वो उस रेडियो स्टेशन को पकड़ लेगा और उसमें आवाज़ आपको एकदम क्लियर आएगी, बाकी सारे रेडियो स्टेशंस आपको सुनाई ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया कि हमारे रेडियो सेट ने अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको चुन लिया है, अपने हिसाब से जिस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, उसने उसको चुन के और आपको वो रेडियो स्टेशन सुना दिया। ठीक है, और जब हम नॉब घुमाते हैं, आपने अगर पुराने रेडियोस देखे हो तो उनमें एक नॉब होता था जिसको कहा जाता है ट्यूनिंग नॉब। ठीक है, तो वो ट्यूनिंग नॉब में क्या करते थे, ट्यूनिंग नॉब में एक कैपेसिटर लगा होता है। क्या होता है, कैपेसिटर। ठीक है, वहां पर हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते हैं विद द ट्यूनिंग नॉब। हम ट्यूनिंग नॉब को घुमा घुमा कर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते हैं ताकि हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या हम जो फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं वो चेंज हो और उसके चेंज होने से हमारी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए जिस रेडियो स्टेशन को हम लगाना चाहते हैं। हम नॉब को घुमा घुमा के, हमें एक चैनल सुनाई दिया, हमें वो नहीं सुनना था, हमने फिर ट्यून करना शुरू किया, रेडियो को घुमाना शुरू किया, उसके ट्यूनिंग नॉब को घुमाना शुरू किया। ठीक है, उसको घुमाया तो घुमाने से अब दूसरा रेडियो स्टेशन सुनाई दिया, यानी आप इसको घुमा घुमा कर आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। और जब ये फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू ऐसी हो कि वो पहले रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हो तो पहला रेडियो स्टेशन पकड़ लेगा। ठीक, जब आपने इस सी की वैल्यू और चेंज की तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई सेकेंड रेडियो स्टेशन के साथ, तो उसने सेकेंड रेडियो स्टेशन आपको लाउडली सुनाना शुरू कर दिया, बाकी रेडियो स्टेशंस की आवाज़ बंद हो गई। ठीक, यानी इस तरह से हम ट्यूनिंग नॉब से कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हैं और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू की वजह से हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करते हैं जिस रेडियो स्टेशन को हम सुनना चाहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आई बात कि रेजोनेंस है क्या और हमारे कैसे काम आ रहा है? ठीक है, यहाँ अपने पास तो नहीं है रेडियो स्टेशन, लेकिन जहाँ भी रेडियो स्टेशन सुने जाते हैं, चाहे वो FM हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड हो या शॉर्ट वेव बैंड हो, ठीक है, तो किसी में भी आप सुन रहे हैं तो वहाँ पर बेसिकली कर हम यही रहे हैं, ट्यूनिंग नॉब से हम फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंगली अपने आप ही उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हम हमारी रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं जिस स्टेशन को हम सुनना चाहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ? ओके, सो विद दिस आज का ये टॉपिक यहीं तक ही करते हैं। ठीक है, इससे आगे की क्लास अगले लेक्चर में मैं ज़रूर बताने वाली हूँ, उसमें हम ग्राफ्स पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, ये जो हमने अभी इनके बीच में ग्राफ जो बनाने हैं वही ग्राफ्स हम फ्रीक्वेंसी और रेसिस्टेंस और इन सब के साथ ग्राफ्स बनाएंगे और वो ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है।